चलो देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने स्टार्ट किया था। सबने एक्चुअली बेसिक तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कर लिया है ना, क्योंकि बच्चों बिना बेसिक कंसेप्ट के ईएमआई समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो ईएमआई होता है वो तो बता चुका हूँ मैं। अब मैं उसके ऊपर थोड़ा सा आगे काम कर लिया है वो चीज़। किसने देखो मैंने दो किस बच्चे ने ऐसा है कि अभी तक ईएमआई नहीं जानता वो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है? कौन बच्चे हैं ऐसे? अरे हैंड रेस करो, तभी तो 5 मिनट बता पाऊंगा। नहीं करा हुआ, बिल्कुल एक बार भी नहीं करा हुआ। 2 क्लास हो चुकी है इसकी। हाँ देखो ऐसा है, 5 मिनट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ना ब्रीफली बता रहा हूँ, बस सुन लीजिएगा। ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एंड सारा डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, एंड देन हम आगे अपने लॉस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज लेंजेस लॉ वगैरह कुछ, और अगर पहुंच पाए तो सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक भी आज करेंगे, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तनिष एक बार ये लाइट बंद कर देगा। देखिए बात ऐसी है कि एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये पता लगा, ध्यान सुनिए, अरे बच्चों 5 मिनट सब बच्चे सुन लो क्या कराया। तो मान लो कि मैग्नेट है आपके पास, नॉर्थ साउथ पोल इस तरीके से है, और आप सब बच्चे जानते हैं कि जो मैग्नेट होती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल में से कुछ ऐसा रहता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं ऐसे करके। बोला है कि नहीं? नॉर्थ से बाहर निकलती है और वही फील्ड्स घूम के बोलो किसके अंदर आती है? बोलो साउथ के अंदर आती है। कुछ इस तरीके से ही चलता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती है और टर्मिनेट होती है वापस घूम के। टर्मिनेट पे क्या होती है? क्लोज लूप बनाती है, साउथ पे आती है और अंदर से पास होकर फिर निकल जाती है। तो नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ के अंदर जाती हैं, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है एक कॉइल है, इस तरीके से कॉइल है, और इस कॉइल के अंदर बच्चों किसी भी प्रकार का ना कोई भी करंट बनाने वाला सोर्स नहीं लगा हुआ। मींस इसके अंदर कोई भी बैटरी नहीं लगी हुई जो कि इसके अंदर करंट को पैदा कर सके, है ना? इसके अंदर बस डायरेक्टली एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सिर्फ करंट को रीड कर सकता है, बना नहीं सकता। बनाने वाला सोर्स कौन होता है? बैटरी या सेल, कुछ भी लगाओगे, बट यहाँ बनाने वाली कोई ताकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रीडिंग करने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाएगा जो कि करंट को रीड कर सकता है, बस। ठीक है, ध्यान दो। अरे तो अब होता क्या है कि ये फैराडेज ये सोचते हैं कि भैया अगर करंट से, क्योंकि हमने ये बात पढ़ी हुई है, करंट जिस भी कंडक्टर में होता है उसके चारों तरफ बोलो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको ऐसा लगता है कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तो ट्रू है, ये कॉन्सेप्ट तो ट्रू है बच्चों, बातें नहीं। तो इनको लगता है कि शायद मैग्नेटिक फील्ड के जरिए भी करंट बनाया जा सकता है। इनको ऐसा लगता है जब करंट किसी कंडक्टर में होता है तो क्या आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि अगर इसमें करंट चल रहा है तो उसके चारों तरफ बोलो क्या बनती है? मैग्नेटिक फील्ड। राइट एंड थंब रूल से आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? 10 से पढ़ते आ रहे हो भाई। तो एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। ये पढ़ा हुआ है। अब इनको ऐसा लगता है कि जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड के जरिए करंट नहीं बनाया जा सकता? ऐसा सिर्फ इनको लग नहीं रहा था। इन्होंने कुछ चीजें भी करके देखी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करके देखे होंगे, कुछ कैलकुलेशंस करी होंगी, तब जाके इनको लग रहा हो कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड करंट बना सकती है। और जब ये करने की कोशिश करते हैं तो इनको दिखता है कि भैया यहाँ पर मैग्नेट को रखते हैं और मैग्नेट एट रेस्ट होती है। तो जैसी मैग्नेट एट रेस्ट होती है इसके अंदर से यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होती है इस तरीके से, इस कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड जा रही होती है, बट इसमें करंट कितना होता है? बोलो 0। मतलब मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है बट करंट नहीं है। लेकिन अगर करंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर होती है। सो करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बट मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट प्रोड्यूस करंट। ऐसा दिख गया था भाई करंट इसको कि एक मैग्नेट को रखा बट कोई भी करंट हमें बनता नजर नहीं आ रहा। बस एक बेसिक बात समझनी है, समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? नहीं बना। लेकिन उन्होंने क्या करा कि जैसे ही इस मैग्नेट को चलाया, जैसे ही उन्होंने इस मैग्नेट को आगे की तरफ मूव किया कुछ वेलोसिटी से आगे की तरफ चलाया, तो उन्होंने पाया कि जैसे ही मैग्नेट चली ना बच्चों, उसी दौरान चलते के साथ ही इस गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ करंट बनना स्टार्ट। मैग्नेट की मूवमेंट पर करंट बना, मैग्नेट की मूवमेंट पर करंट बना। और उन्होंने पाया कि जैसे ही मैं इस मैग्नेट को वापस उसके पास जाके रोक देता हूं, फिर मैंने रोक दिया, वेलोसिटी फिर 0 कर दी, पहले भी 0 थी, बीच में चलाया तो करंट बना, जैसे ही रोकी फिर से करंट कितना हो गया? बोलो 0 हो गया। बस पहला वाला एस्पेक्ट बताऊंगा बस। फिर से करंट बोलो कितना हो गया? 0 हो गया। जैसे ही रोकी फिर दोबारा उन्होंने क्या करा बताओ जरा? फिर दोबारा उन्होंने चलाया। ध्यान देना, अरे समझाना जरूरी नहीं तो बच्चों आगे चैप्टर कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर मैंने ये वाली बातें नहीं करी। सेकंड टाइम पे वो क्या करता है? फिर इस कॉइल को ऐसे ही रखता है और मैग्नेट को पीछे लेके जाता है। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और इसको मैग्नेट को पीछे लेके जाता है तो कुछ वेलोसिटी फिर रखता है, और जैसे ही वो पीछे लेके जाता है फिर दोबारा से इसमें करंट में डिफ्लेक्शन आती है, फिर दोबारा गैल्वेनोमीटर करंट दिखाता है। लेकिन यहाँ पर करंट अगर पॉजिटिव था तो यहाँ पर बोलो कैसे है? इस पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि पहले क्लॉकवाइज तो बाद में गया, एंटी क्लॉकवाइज पहले एंटी क्लॉकवाइज तो बाद में गया, बोलो क्लॉकवाइज।
तो फिर मैग्नेट को दूर ले गया, फिर उसके अंदर बोलो क्या बनने लग गया, करंट बनने लग गया। और जैसे ही मैग्नेट को फिर दोबारा से उसने रोक दिया, फिर से वेलोसिटी जीरो करी, तो यहाँ पर समझ में आया कि फिर से गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो गया, जीरो हो गया। अभी तक आपको शायद जो बच्चों ने तक अटेंड नहीं करा है उनको समझ में नहीं आया, वो चल के आ रहा है, लेकिन एक बात जरूर समझ में आ गई, मैग्नेट जब रुक जाती है तो करंट बनना बंद हो जाता है, जब मैग्नेट चलती है तो करंट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो रुकी हुई थी, करंट नहीं था, चलने लगी, करंट बन गया, फिर रुक गई, करंट जीरो हो गया, फिर चलने लगी पीछे की तरफ, करंट बना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंड देन फिर दोबारा रुक गई तो करंट फिर से कितना हो गया, जीरो हो गया। तो एक बात तो पक्की हो गई कि जब मैग्नेट रुकी होती है करंट नहीं बनता, और जब मैग्नेट चल रही होती है तो करंट बनता है। तो कहते कैसे बन रहा है भाई ये चीज? तो एक बात पक्का होता है कि मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं है करंट बनाने के लिए, एक्चुअली में चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। अब आप कहेंगे कैसे सर, चेंज कैसे सर? देखिए कुछ मैग्नेट, कुछ फील्ड्स ना बाहर से निकल रही होंगी ऐसे करके, जब ये मैग्नेट दूर रखी होगी तो कुछ फील्ड्स कैसे निकल रही होंगी बाहर से। शुरू में मान लो इसमें से कितनी फील्ड पास होनी, 3, कितनी पास होनी है? तो जब तुम इसको अंदर की तरफ लेके जाओगे तो जो बाहर से निकल रही है वो भी कॉइल के अंदर से जाने लगेंगी, तो थोड़ी देर बाद इसके अंदर जाने वाली जो फील्ड है वो 3 से बढ़कर कितनी होने लगेगी? जितना मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूँ 5, 5 से बोलो कितनी 7, 7 से बोलो कितनी 9, जितना मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूँ उसके अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जब तक उसके अंदर जाने वाली फील्ड्स बढ़ रही हैं वो करंट बनाता है। लेकिन जैसे ही फिर दोबारा फील्ड बढ़ना बंद हो जाती है, जैसे वो 9 फील्ड होगी, 3 से बढ़कर 5, 7, 9, आपको पता बढ़ कैसे रही है? जब मैं उसको मैग्नेट को आगे लेके जा रहा हूँ तो जो फील्ड बाहर से निकल जा रही थी पहले, अब वो भी कहां से जाने लग जाएंगी, अंदर से जाने लग जाएंगी। जितना मैग्नेट को नजदीक लेके जाऊंगा उसकी जो क्राउडिंग वाली फील्ड्स है वो अंदर से जाएंगी, तो बढ़ने के कैसे बढ़ेंगी, 3 से 5, 5 से 7, 7 से बोलो कितना 9, तो फील्ड बढ़ने लगी, तब तक करंट बना। जैसे ही वो फील्ड दोबारा बढ़ना बंद होगी, अब बोलो 9 फील्ड जा रही है, कितनी फील्ड जा रही है बोलो 9, अब इसके अंदर से 9 फील्ड जा रही है लेकिन करंट नहीं बन रहा। इसका मतलब ना तो 3 फील्ड करंट बना पाती है ना 9 फील्ड करंट बना पाती है। एक्चुअली जब फील्ड 3 से कितनी हो रही होती है, 9 हो रही होती है, बढ़ रही होती है, उस दौरान इसके अंदर बोलो क्या बनता है, करंट बनता है। चिंता मत करो, वाली बात बताऊंगा लास्ट बात कि वो बनता क्या। तो आपको 3 से लेकर 9 फील्ड हुई तो करंट बना, सब बच्चे क्लियर हुए। और फिर दोबारा क्या हुआ, 9 रुक गई, 9 की 9 रह रही है, फिर करंट नहीं बन रहा। लेकिन जैसे तुम दूर लेके जाने लगोगे, फील्ड जो अंदर रह गई है, अंदर थी वो फिर से कम होने लगेंगी, तो 9 से बोलो कितनी घटने लगेंगी, 7, 7 से कितनी 5, 5 से वापस कितनी 3। तो जब फील्ड फिर दोबारा घटने लगी, उसके अंदर जाने वाली फील्ड घटने लगी, फिर दोबारा से करंट बनना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही वो वहां पर रोक देता है, फिर से 3 फील्ड बचती है, फिर से करंट बनना क्या होता है, बंद हो जाता है। इसका मतलब इट इज नॉट द मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूस द करंट। मैग्नेटिक फील्ड करंट नहीं बनाती। एक्चुअली कौन करंट बनाता है बताओ जरा? इट इज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। जब तक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में बोलो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बोलो क्या बनेगा, करंट। सब बच्चे बताओ फटाफट से, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, ट्रू है, बट मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, ट्रू नहीं है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड से अगर करंट बनता है तो इस केस में भी करंट बनता है, जब 3 फील्ड पास हो रही थी, इस केस में बनता है 9 फील्ड पास हो रही थी। लेकिन ना तो 3 के वक्त पे हुआ, 9 के वक्त पे, जब 3 से 9 बढ़ रही थी ना तब हुई, या 9 से 3 घट रही थी तब हुई। इसका मतलब बढ़ना या घटना जरूरी नहीं, चेंज होना जरूरी है। क्या होना बोलो? जब आगे बढ़ रहे हो तब भी फील्ड में चेंज हो रहा होता है इसके अंदर जाने वाली, और जब पीछे आ रहे हो तब भी फील्ड में चेंज हो रहा है। इन दोनों सूरत हाल में इसमें बोलो क्या बनता है, करंट, अदरवाइज करंट नहीं बनता। तो इट इज ऑलवेज द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड व्हिच प्रोड्यूस द करंट। अब आते हैं फाइनल टच पे कि भैया ये ऐसा क्यों होता है, करंट बनता ही क्यों है। तो पढ़ा दिखाओ फटाफट से, फिर सब एक कॉमन पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे आगे की चीजें, ठीक है ना? एक थोड़ा गैप तो डिस्कस कर लेंगे। तो मेरे पास ये कॉइल है बच्चों यहाँ पर, और मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये मेरे पास मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल है, और मैं इसको इसके पास लेके आ रहा हूँ। जब मैं इसको इसके पास लेके आ रहा हूँ, बताओ जरा इस कॉइल के अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए यूनिवर्स का नेचुरल लॉ ये कहता है कि जो चीज जिस स्टेट में ना वो उस स्टेट में रहना चाहती है, अपने अंदर आने वाले बदलाव को बस वो क्या करेगी, अपोज करेगी। अपने अंदर आने वाले किसी भी चेंज को बोलो क्या करेगी, अपोज करेगी। ली चार्टर प्रिंसिपल आप लोगों ने 11th क्लास में केमिस्ट्री में ऐसे ही पढ़ा था, है ना, कि एक टंकी में से अगर आपने पानी कम कर दिया और वो किसी सोर्स से कनेक्टेड है तो वापस से वो टंकी लेवल में अपने आप पानी भर लेगी, है ना। तो अपने आप को चीजें अपनी इनिशियल स्टेज पे ही लाने की कोशिश करती है वापस से। तो मुझे तुम ये बताओ, अगर मेरे पास अभी ये कॉइल ऐसे और यहाँ पर मैग्नेट है, कितनी फील्ड पास हो रही है इस कॉइल के अंदर? 3, सपोज करो 3। अब मैं इसको नजदीक लेके जा रहा हूँ तो अंदर जाने वाली फील्ड्स क्या हो रही है, बढ़ रही है। इस कॉइल के अंदर जाने वाली फील्ड्स बढ़ रही है। अब किसी के अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो वो उसको रोकना चाहेगा, बिकॉज मैंने क्या बोला कि कोई भी अपने अंदर चेंज होने देना नहीं चाहता। इसके अंदर कोई करंट नहीं है। लेकिन मुझे बताओ जरा, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, दक्षिणर अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, तो इसको कैसे रोक सकता है बोलो? किसी भी फील्ड को रोकने का तरीका, अगर अंदर जा रही है तो बाहर की तरफ फील्ड बना के रोक सकते हैं। अब आप कहेंगे सर किसी अंदर वाली फील्ड को बाहर की फील्ड बना के कैसे रोका जा सकता है? अरे यार सिंपल सा फंडा है यार, तुम मुझे सब बच्चे की बात बताओ, किसके थ्रू फील्ड बाहर आती है? नॉर्थ के थ्रू। तो अगर मान लो नॉर्थ में तरफ बढ़ रहा है, सब बच्चे नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है, तो बस नॉर्थ को कैसे रोक सकता हूं बोलो? नॉर्थ ही बना के, बाहर की तरफ ही फील्ड बना के। बोलो एग्री और नॉट? नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल इसलिए करता है बिकॉज ये भी बाहर फेंकता है, वो भी बाहर फेंकता है, और कट ना जाए फील्ड से एक दूसरे से, तो वो दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। बट नॉर्थ के सामने साउथ रख दो, साउथ तो फील्ड को अंदर की तरफ रहता है ना भाई, तो एक दूसरे के लिए भैया कंपैटिबल हो जाएंगे, इसकी फील्ड सीधा उसमें चली जाएंगे, अट्रैक्शन बनेगा। तो मेरी बात को समझो,
अगर इस कॉइल के अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो इसको रोक कैसे सकते हैं बोलो? बाहर की तरफ बना के। रचित, अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो कैसे रोक सकते हैं बोलो? बाहर की तरफ अगर ये फील्ड बना दे, जैसे नॉर्थ जैसा बना ले, क्योंकि ये भी नॉर्थ आ रहा है अंदर और ये भी अगर नॉर्थ बना ले, बाहर की तरफ फील्ड निकाल दे तो रुक जाएगा नहीं रुक जाएगा, उसको अपोजिशन लगेगा नहीं लगेगा। तो ये कॉइल अपने अंदर चेंजेस ना आए, इसके अंदर जाने वाली फील्ड ना बढ़े, इसलिए कहाँ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाने की कोशिश करती है? बाहर की तरफ। लेकिन आप कहेंगे सर कोई कॉइल में करंट तो है नहीं, कैसे बनाएगी बाहर की तरफ फील्ड? तो भैया ये बाहर की तरफ फील्ड बनाना चाहती है और आपको पता है कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड बनाना चाहता है तो उसके अपने अंदर क्या चलाना पड़ेगा? करंट, और करंट चलाने के लिए क्या चलाना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस का फ्लो करना पड़ेगा। तो ये कॉइल अपने अंदर ही ना एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है, एक ताकत इंड्यूस कर देती है, जिससे बोलो क्या चलना शुरू हो जाता है? बोलो इसके अंदर करंट चलना शुरू होता है और करंट भी ऐसे चलता है जिससे कि जो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी उसको बोलो क्या हो? अपोजिशन पैदा हो। क्या पैदा हो बोलो? तो सब बच्चे ध्यान देना, अगर वो मैग्नेट अंदर की तरफ आ रही है तो इसके अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है, तो ये कैसे रोक सकते हैं उसको? अंदर की तरफ ही बना के, मतलब साउथ जैसा बना के या नॉर्थ जैसा बना के? नॉर्थ जैसा। अरे साउथ नॉर्थ क्यों? नॉर्थ से बाहर निकलती है, साउथ से अंदर जाती है। तो नॉर्थ पोल यहाँ पर है, सब बच्चे, मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहाँ पर है, अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही है तो उसको कैसे रोके? बाहर की तरफ बना के। कैसे रोकेगा बोलो? तभी तो कटेंगे, तभी तो अपोजिशन में आएगा। तो बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए मेरा हाथ देखो, फिंगर्स देखो भाई, तो करंट किस तरफ को चलाना पड़ेगा? ऐसे करके। तो मेरे लिए कैसा डायरेक्शन ही है? मेरे लिए भाई घड़ी के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। और आप लोगों ने ये बात ना पहले भी पढ़ी हुई है कि आपका जो इसमें मैं एन बनाता हूं ना, तो एन का मतलब याद करो, एन का मतलब याद करो एंटी क्लॉकवाइज था। एन का मतलब क्या होता है? तो आप ये समझिए कि जब एक मैग्नेट पास आती है तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ती है और ये अपने अंदर कोई बदलाव नहीं चाहता, इसलिए ये अंदर जाने वाली फील्ड को रोकने के लिए बाहर की तरफ फील्ड बनाने लगता है। और बाहर की तरफ फील्ड तभी बन सकती है जब अपने अंदर क्या चला है बोलो? करंट। तो इसके अंदर करंट बनना स्टार्ट होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर हुआ कि नहीं? आप ये बोल सकते हैं नॉर्थ पास आ रहा तो नॉर्थ बना लिया इसने अपने अंदर ताकि रिपल्शन लगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कैसा करंट बना बोलो? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो चलो क्या हो, जैसे वो मैग्नेट इसके नजदीक पहुंच जाती है, उसमें नो फील्ड रुकी हुई है, स्टडी स्टेट में। अब इसको दिख रहा बदलाव होना बंद हो गया, तो ये भी अपोजिशन करना क्या करता है? बंद कर देता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेट दूर हो जाता है क्या होता है बताओ? अंदर जाने वाली जो फील्ड्स नो थी वो वापस से कितनी होने लगती है? 7 से कितनी? 5। तो अब मुझे बताओ किस प्रकार का बदलाव आ रहा है? अंदर वाली फील्ड क्या हो रही है? लक्ष्य कम हो रही है। अंदर वाली फील्ड क्या हो रही है? इसको ना बढ़ने घटने से प्रॉब्लम, इसको प्रॉब्लम है चेंज से। चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा रहे। 3 फील्ड तो 3 रहनी चाहिए, नो नहीं होनी चाहिए, और नो है तो नो रहनी चाहिए, 3 नहीं होनी चाहिए वापस। तो अगर अब नो हो चुकी थी और वो अब कम होने लग रही है तो ये कम होने से भी रोकेगा। क्या रोकेगा बोलो? कम होने से भी। अब 9 से 7 हो रही है, 7 से 5 हो रही है, तो अंदर जाने वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है? कम हो रही है, और ये बदलाव नहीं होने देना चाहता। तो मुझे बताओ जरा, अगर अंदर वाली फील्ड कम हो रही है तो उसको कैसे रोक सकता है? अंदर ही बना के। कैसे बना के बोलो? अरे अगर अंदर वाली फील्ड कम हो रही है, 9 से 7 हो रही है, 7 से 5 हो रही है, तो कैसे रोक सकता है उसको? अंदर की तरफ ही फील्ड बना के उसको वापस से 7 से 9 करने की कोशिश करेगा। बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते? क्योंकि इसको प्रॉब्लम चेंज देगी, चेंज नहीं होना चाहिए। 3 है तो 3 रहे और 9 है तो 9 रहे। तो 3 थी तो 3 से 9 हो रही थी, बढ़ रही थी तो उसको काटने लग गया अपोजिट बना के, और जब घट रही थी तो उसी को सपोर्ट करने लगा कि भैया उसी डायरेक्शन में बनाने लग जाता हूं ताकि उतनी ही रहे, क्योंकि इसको चेंज से प्रॉब्लम है कि चेंज ना हो। तो जब भी मैग्नेट दूर जा रही है तो अंदर वाली फील्ड बोलो क्या हो रही है? सब बचे, अंदर वाली फील्ड बोलो क्या हो रही है? कम। तो ये कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? अंदर ही बनाएगा। और अंदर बनाने के लिए बोलो करंट कैसे चलाएगा? इस बार इसलिए पहले अगर करंट पॉजिटिव है तो बाद में बोलो क्या है? आपको बस इतना, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसलिए करा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए इलेक्ट्रो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र भी नहीं होगा पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के बदलाव के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इसलिए नाम रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और इंड्यूस कर रहे करंट, इसलिए नाम रखा इंडक्शन। क्या रखा बोलो? और इसको आप लॉजिकली ऐसे समझ सकते हैं कि जब नॉर्थ पास आ रहा था, बस खत्म हो गया, नॉर्थ पास आ रहा था तो इसने अपने अंदर नॉर्थ ही बनाया, बाहर की तरफ बना के। और जब नॉर्थ दूर जा रहा था तो उसको रोकने के लिए कि ना जाए, इसने अपने अंदर फील्ड बनाई, मतलब साउथ जैसा पोल क्रिएट करा। कैसा बोलो? क्लॉकवाइज करंट मतलब साउथ जैसा। तो नॉर्थ पास आ रहा था तो नॉर्थ बना लिया एंटी क्लॉकवाइज, और जब नॉर्थ दूर जा रहा था तो साउथ बना लिया यानी क्लॉकवाइज। नहीं समझ रहे मेरी बात को? ताकि दूर ना जाए। इसको प्रॉब्लम है पास आने से भी और दूर जाने से भी। यही आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और अपने अंदर आए हुए मैग्नेटिक फील्ड के बदलाव को रोकने के लिए ये अपने अंदर भी क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड्स ही बनाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही होती है तो अपने अंदर अपोजिट फील्ड बनाए थे, और जब मैग्नेटिक फील्ड घट रही होती है तो उसी डायरेक्शन में फील्ड बनाए थे ताकि वो घटे ना। तो बढ़ने भी नहीं देता और घटने भी नहीं देता। और उसको करने के लिए ऐसा इसको करने के लिए अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। और मैग्नेटिक फील्ड तभी बनेगी जब अपने अंदर क्या बनेगा? करंट बनेगा। तो अपने अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा होगा, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इससे ज़्यादा बच्चों में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, 2 क्लासेस में मैंने क्या करा है सब कुछ ही मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ वो जानते हैं कि सारी बातें हो चुकी हैं।
आप लोगों का पूरा टॉपिक टच में वापस से आ गया होगा कि क्या चीज़ कराएगी। बस मैंने इसके बाद ना इनके ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे प्रैक्टिस कि देखो इसमें क्या डायरेक्शन होगी, इसमें क्या डायरेक्शन होगी, वो आप वीडियो से कवर करेंगे। बेसिक तौर पे मैं बात कर चुका हूँ। क्लियर हुआ? चलो अब आप लोग मुझे सब बच्चे ये बताओ, क्या तुम मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में जानते हो? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था? वो 5E था, ये 5B है, ये नहीं था? अच्छा ठीक है। अब सुनिए, मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स बेसिकली बस ये बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एसोसिएटेड टू अ पर्टिकुलर एरिया। सिंपल आसान शब्द बोले, सो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस associated with a बस भाई पर्टिकुलर एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं है, कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस किसी एक एरिया के साथ एसोसिएटेड है, वही उसका बोलो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम मुझे बस ये बताओ सब बच्चे, किस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा? जैसे पहले करा था बिल्कुल वैसे ही करते हैं, जल्दी बताना यार। केस नंबर 1, ये मेरे पास एक शीट है, ये मेरे पास एक शीट है, दोनों में एरिया सेम है, इसका भी एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है। सो क्लास आप लोगों को बस ये बताना है कि किस केस में फ्लक्स ज्यादा है। एक सेकंड, चलो सो गाइस डायग्राम 2 है बोर्ड पे, आपको बस ये बताना है किस केस में फ्लक्स ज्यादा होगा। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है। अब याद आ गया टॉपिक हम लोगों ने करा हुआ है। सर दूसरे वाले में जाते हैं, बिल्कुल सिमिलर टॉपिक होगा। अगर आप लोगों को फ्लक्स याद है तो फॉर्मूला था EA cos थीटा, EA cos थीटा। किसी भी सरफेस से कितना फ्लक्स बनेगा वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, कितना बड़ा एरिया है उस पर, और किस एंगल पर वो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अलाइंड है, इस बात पर। 3 चीजें थी बच्चों, फिर भी मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा आप लोगों को, इस बोर्ड पे सुनिए। अब आप लोग मुझे बताओ, इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया ए है, लवेश बिगड़ गया तो भी इनके साथ रहेगा, ये एरिया है, ये भी एरिया। अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, वहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड है। मेरा आपसे बस ये पूछना है किस केस का फ्लक्स ज्यादा है। केस नंबर 1 या केस नंबर 2? फ्लक्स क्या होता है सब बच्चे? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। दोनों का एरिया सेम है, दोनों के लिए शीट सेम लगी हुई है मान लो, लेकिन इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इतनी है, रिया इधर, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे को बस ये बताओ दोनों में से फ्लक्स किसका ज्यादा है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किस केस में ज्यादा पास होगी? सेकंड वाले में? अरे यार नहीं आ रहा, बोलो ना सब। दोनों केसेस में से सेकंड केस के अंदर फ्लक्स बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आता है? फ्लक्स का इन्होंने फॉर्मूला क्या लिखा सुनिए अच्छे से, इन्होंने लिखा BA cos थीटा। एक्चुअली सेकंड केस में क्या फर्क है ना, सेकंड केस की जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है ना वो ज्यादा है। क्या तुम भूल गए? जिस केस में क्राउडिंग ज्यादा होती है फील्ड की, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। यहाँ पर मानोगे इतने से एरिया में 2 फील्ड है, इतने से एरिया में 2 है, इसमें देखो इतने से एरिया में कितनी है बोलो? 4-5 फील्ड है। तो किसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है बोलो? इसकी। अगर ये मेरी मान लो कि 2 टेस्ला की है तो ये 5 टेस्ला की है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलो क्या होती है? ज्यादा होती है। समझिए मेरी बात को बच्चों। हर्ष इधर तो मुझे बताओ जरा, हायर द बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, हायर विल बी द फ्लक्स। एग्री और नॉट? सेकंड मैंने क्या करा बच्चों, दोनों केसेस में ना मैग्नेटिक फील्ड मैंने, चलो इसकी मैग्नेटिक फील्ड को B1 बोल देता हूं, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को बोलो क्या बोलते हैं? B2। तो समझ में आया कि जिसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग ज्यादा होगी ना उस केस में फ्लक्स बोलो कैसा बनेगा? ज्यादा बनेगा। सेकंड केस में मैंने क्या करा, दोनों केसेस की मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी ले ली। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए यार, आप लोगों को आता है ये, मैंने करवा रखा है। दोनों केसेस की मैंने मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी ले ली।
लेकिन बस दोनों का मैग्नेटिक फील्ड बी है, लेकिन इसका एरिया कम है और इसका एरिया ज्यादा है। ये A1 है और ये A2 है। तो मुझे सब बच्चे बताओ, पहले केस में तो फ्लक्स किसका ज्यादा है बोलो? सेकंड वाले का फ्लक्स पहले वाले से ज्यादा है, बिकॉज़ उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। इस केस में तो फ्लक्स किसका ज्यादा बोलो? इसका एरिया कम है, उसका एरिया बोलो क्या है? ज्यादा। तो छोटे एरिया में से कम फील्ड पास होंगे, बड़े एरिया में से भले ही मैग्नेटिक फील्ड सेम स्ट्रेंथ की हो, ये भी 5 टेस्ला वो भी 5 टेस्ला, बट इसमें से फील्ड ज्यादा पास होंगे, इसमें से कम, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। इसका मतलब सेकंड वाले का फ्लक्स पहले वाले फ्लक्स से बोलो क्या ज्यादा? इसका मतलब सर एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। मतलब जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड पास होंगी। एग्री? जितनी ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा बोलो क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड पास होंगी। ये भी बात समझ में आती कि नहीं आती? नहीं आ रही तो बता, थोड़ा स्लो कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है टॉपिक करा हुआ है, थोड़ा सा फास्ट है। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा। अब मुझे तीसरा केस फटाफट से बता दो बच्चों। तीसरा केस एंगल बताना इस केस में। इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है दोनों में। दोनों में मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, लेकिन इसका एरिया जो है वो ऐसे है। प्लेट का एरिया सेम है, बी सेम है, बी सेम है, ए सेम है, बट इसकी प्लेट ऐसे रखी है, इसकी प्लेट ऐसे रखी है। अब आप बताओ किस केस में फ्लक्स ज्यादा है? पहले वाले में। अरे फील्ड ऐसे जा रही है, शीट ऐसे रखी है तो फ्लक्स बढ़िया बनेगा, और शीट ऐसे रखी तो फ्लक्स नहीं बन पाएगा, बिकॉज फील्ड लाइंस ऊपर से निकल जाएंगी और कहां से निकल जाएंगी? नीचे से। तो तुम मुझे बताओ फ्लक्स किस केस में ज्यादा है बोलो? पहले केस में दूसरे वाले के मुकाबले ज्यादा फ्लक्स है। क्लास इधर। पहले केस में फ्लक्स चंदा इधर, पहले केस में फ्लक्स दूसरे वाले फ्लक्स के मुकाबले बोलो क्या है? ज्यादा। इसका मतलब सर मैग्नेटिक वो फ्लक्स जो होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, एक एरिया पर, और एक एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल बन रहा है उस बात पर। सर ऐसे रखिए तो फ्लक्स ज्यादा होगा और ऐसे रखिए तो फ्लक्स ज्यादा नहीं होगा। सृष्टि नहीं आ रही बात समझो? ऐसे रखा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, बट ऐसे रखा है तो फ्लक्स ज्यादा। इसका मतलब एंगल का भी खेल है। किसका खेल है बोलो? अब आप कहेंगे सर cos थीटा क्यों लिया? तो सुन लीजिए भाई, cos थीटा क्यों लिया? क्या तुम लोग ये बात जानते हो? अरे तुम लोगों को कितना पता है? एरिया जो होता है, मान लो कि मेरे पास शीट ऐसी है, तो एरिया जो होता है वो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अरे पता है एरिया भले ही शीट का 10 मीटर स्क्वायर हो, यार ये आप चीजें ना आप लोग 12th क्लास के मिड में आ चुके हैं। मतलब मेरे को ना ये बातें ऐसी है कि आपको नहीं पता है ना, तो आप बहुत खतरे के उसमें हो। सही बताओ ना, क्योंकि आप लोगों ने इसका मतलब पूरा को इलेक्ट्रिक वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ पढ़ा ही नहीं है, अगर आपको ये नहीं पता कि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है। ये बात वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई हुई चीज़ थी। हमने पूरा फ्लक्स इसी आधार पे पढ़ा था। पूरे जो ड्राइव्स हमने करे थे वो ऐसे ही करे थे कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर ऐसे। एरिया वेक्टर हमेशा जो एरिया होता है उसके बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। अगर मेरे पास शीट ऐसी है, अगर मेरे पास शीट ऐसी है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ की तरफ होगा बोलो? ऊपर की तरफ होगा। ऐसे होगा इसका एरिया वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों होगा? कि इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ करोगे। अब लेंथ और ब्रेथ को अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करूं तो पता नहीं तुम्हें कितना आता है। लेंथ और ब्रेथ को क्रॉस करोगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बोलो क्या आएगा? उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है। क्रॉस प्रोडक्ट याद है 11th क्लास का? अगर ये L है, ये B है, तो जो A वेक्टर आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। नहीं पता है तो कोई नहीं, अब आप याद करो। एरिया वेक्टर, कार्तिक, एरिया वेक्टर हमेशा अपने सरफेस के बोलो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। अब मुझे तुम ये बताओ इस केस में एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इस केस में, इस केस में एरिया वेक्टर यहाँ पर होगा, और इस केस में एरिया वेक्टर कहाँ होगा? यहाँ होगा। अब तुम मुझे बस ये बताओ, जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है, मतलब एंगल जीरो बनता है। एंगल कितना बनता है? जीरो। मैक्सिमम फ्लक्स होता है। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितना एंगल बनता है? जीरो। अब आप कहें सर परपेंडिकुलर है। अरे भैया शीट परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम लाइन में, मतलब कि उनके बीच में 0 डिग्री एंगल है। तो जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है, मतलब बी और ए के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री, तब तो मैक्सिमम फ्लक्स है। और जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तब मिनिमम फ्लक्स है। ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि आपको 0 पर मैक्सिमम रिजल्ट दे और 90 पर मिनिमम रिजल्ट दे? ऐसा कॉस करता है। तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने इंट्रोड्यूस कर दिया इन दोनों के बीच में? कॉस थीटा। नहीं आया समझ में? दूसरा एक और रीजन था कि मुझे पता लग चुका था कि फ्लक्स जो है ना, अरे इधर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों पे डिपेंड करेगा। अब ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है, लेकिन आप जानते हैं कि ये तो स्केलर है। ये तो बोलो क्या है? अगर ये स्केलर है तो इन दोनों के बीच में कौन सा प्रोडक्ट वाला? बोलो डॉट।
हमें ये तो हमें याद नहीं है। और भैया जब दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट तभी स्केलर रिजल्ट आता है, और दो के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो बोलो वेक्टर रिजल्ट आता है। तो पक्का इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा। डॉट प्रोडक्ट खुलता है कैसे बोलो, BA cos थीटा। अब कुल मिला के मेरी बात ये है भाई, सुन लो पूरी बात में, कुल मिला के बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हें समझ में आती है ये चीज वेल एंड गुड है, नहीं आती तो तुम्हें क्या याद करना बोस कि ये जो 5B है ना, 5B में शॉर्ट में लिख देता हूं, दिस 5B इंडिकेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि इसके बिना ना बात बनेगी नहीं इस पूरे चैप्टर में। ये पूरी चैप्टर की ना जड़ है बिल्कुल लगा लो। इसके बिना मैं आपको ना सेल्फ इंडक्शन समझा सकता हूँ, ना मैं म्यूचुअल इंडक्शन समझा पाऊंगा, जो इस चैप्टर के सबसे दो भारी भरकम टॉपिक है। वही दो टॉपिक है जो पेपर में आने वाले, एक मैंने बोला सेल्फ इंडक्शन, एक बोला म्यूचुअल इंडक्शन। बड़ा चैप्टर नहीं है, 2 से 3 क्लास में डेड होने वाला है, खत्म। अब सुनो, एक बोला मैंने सेल्फ इंडक्शन, एक मैंने बोला म्यूचुअल इंडक्शन। वो दोनों टॉपिक्स के अंदर इंडक्शन शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वो फ्लक्स से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। तो फ्लक्स एक बार आपको फुल एंड फाइनल कैसे समझना है वो सुनो। आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ, क्या मतलब है इसका बोलो, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड passes through a पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड पास हो रही है, बस यही उसका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। कभी आप बोलो 50 पास हो रही है, 70 पास हो रही है, 100 पास हो रही है, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स है। किसी शीट में 70 फील्ड पास हो रही है तो मैग्नेटिक 70, समझो मेरी बात। और ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किस बात पर डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा होगा कितना कम होगा। तो कहते हैं कि जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। पहली चीज क्लियर है कि नहीं? वीक होगी तो नहीं बनेगा उतना फ्लक्स, और ये वाली होगी तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा। समझ में आया? ऐसी फील्ड में फ्लक्स कम बनेगा और ऐसी फील्ड में फ्लक्स, क्योंकि ये फील्ड 5 टेस्ला की, मान लो वो 2 टेस्ला की, तो जिसकी ज्यादा टेस्ला की फील्ड होगी उसकी क्राउडिंग ज्यादा होगी, और क्राउडिंग ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो वो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पे एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया से ज्यादा पास कराएगा। इसका मतलब फ्लक्स भी ज्यादा। क्लियर हुआ कि नहीं? दूसरी चीज, छोटे एरिया में से ज्यादा फ्लक्स बनता होगा या बड़े एरिया में से? बड़े में से। फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जितना बड़ा एरिया होगा उसमें ज्यादा फील्ड पास होगी, छोटे एरिया में से कम फील्ड पास होगी। तो जितना बड़ा एरिया उतनी बड़ी बोलो क्या, फ्लक्स। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और थीटा क्या होता है यहाँ पर बच्चों? थीटा होता है एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। अब आप लोग कहेंगे सर इसको कैसे करना है, तो बस बच्चों इतना ध्यान रखना कि जो बी होता है वो तो आपको पता ही है, एरिया वेक्टर हमेशा बार बार कह रहा हूँ, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस की क्या होता है, परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर मैं आप लोगों को ये बोलूं कि मैं इसका स्पेशल केस अगर बना के देता हूँ आप लोगों को, और स्पेशल केस में ये बोलता हूँ, अगर ये केस बोला जाए बच्चों, इफ शीट इज गाइस if sheet is perpendicular to magnetic field, अगर कोई शीट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखी गई है, सब बच्चे कैसे रखी गई है, मतलब ये रही मैग्नेटिक फील्ड बच्चों, ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और शीट कैसे रखी गई है, शीट इसके परपेंडिकुलर रखने का मतलब ऐसे रखना है यार, यही तो परपेंडिकुलर हो गया। अरे शीट ऐसे जा रही है, ऐसे रख दी मैंने, तो ये 90 डिग्री हो गया ना? नहीं समझ में? अरे एक डायरेक्शन ये है, ऐसे ही रख दो तो 0 डिग्री हो गया, और ऐसे उठा दी तो बोलो कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन आप समझिए शीट परपेंडिकुलर है तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, तो मेरे पास अगर शीट ऐसी है तो मेरा एरिया वेक्टर ऐसे होगा ना भाई। शीट के हमेशा बोलो क्या होता है, परपेंडिकुलर, बस इतना ध्यान रखिए। आप बोलेंगे सर एरिया को कैसे लेंगे? अरे यार मान लो ये 5 है वो 10 है, तो 10 × 5 तो 50 है, एरिया 50 है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उसका डायरेक्शन जो है ना वो क्या मान के चलना है हमेशा उसके परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, बोलो थीटा कितना आएगा, 0। तो मुझे बताओ जरा फ्लक्स कितना बनेगा, बोलो BA cos 0, बस कितना ध्यान रखना, cos 0 1 होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू आएगी phi = BA, ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है। इस केस में हमारा जो फ्लक्स होता है बोलो क्या होता है, मैक्सिमम। अब जितना ये शीट इधर लेटती जाएगी ना ऐसे करके, फ्लक्स कम होता जाएगा, और ऐसे करते 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 जब मैं बिल्कुल इसको ऐसे कर दूंगा तो फ्लक्स बोलो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब वो ऐसा बोले ना, इफ शीट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो मुझे बस ये बताओ ये रही मैग्नेटिक फील्ड, और इसके अंदर शीट को रख दिया ऐसे, ये पैरेलल हो गया ना, तो मुझे बताओ अगर ऐसे रख दिया तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड ये रही और एरिया वेक्टर मेरा ऊपर की तरफ होगा, ऐसे में थीटा बोलो कितना बनेगा, 90 डिग्री। नहीं आया समझ? तो मेरा फ्लक्स कितना बनेगा बोलो। और आप जानते नहीं कि ऐसे में कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा, शीट को ऐसे रखाओ तो फील्ड आधी ऊपर से निकल गई आधी नीचे से निकल गई, फ्लक्स बोलो कितना, 0। और ऐसे में मैक्सिमम फ्लक्स बनेगा, ऐसे में मैक्सिमम, और ऐसे में बोलो कितना, 0 फ्लक्स बनेगा। वो जा रहे एक बार विक्की के पास। हाँ क्लास समझे नहीं मेरी बात को।
नहीं समझे ना? तो फ्लक्स किन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा? एक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पर, एक एरिया वेक्टर पर, और एक एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। दिस इज क्लियर? नहीं हो रहा? कुछ पूछना है तो बताओ, इसके ध्यान से लिख के बताओ। अच्छा आप लोग लॉजिकली मुझे एक बात बताओ, ये जब शीट ऐसे रखी हुई है, एक क्लास, जब ये शीट ऐसे रखी हुई है, समझा? जब ये शीट ऐसे रखी हुई है तो आपको दिख रहा है फ्लक्स जीरो है, फ्लक्स जीरो है। अब तुम सोचोगे अगर तुम एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल मान के करते इसको कैलकुलेट, तो क्या कभी जीरो फ्लक्स आता? 90 ही मान के आता ना। ध्यान रखना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा आपकी शीट के बोलो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो वो परपेंडिकुलर है तभी 90 डिग्री बन पाएगा और तभी बोलो फ्लक्स कितना आ पाएगा, जीरो आ पाएगा। ऐसे रखने में आपको पता फ्लक्स मैक्सिमम है, और तुम 90 डिग्री अगर ले लो तो जीरो दिखेगा, तो जीरो नहीं होना चाहिए वैसे तो फ्लक्स, ऐसे केस में मैक्सिमम फ्लक्स आना चाहिए। तो हमने एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर ले रखा है, और ऐसे में एरिया और बी सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री एंगल है, cos 0 1 हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू आएगी बी है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बढ़े आगे। ओए बस भाई, पानी शायद नहीं है यार अभी आज। सब बच्चे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, गाइस ईएमआई के दो लॉज हैं। पहला लॉ समझिए, फैराडेज का फर्स्ट लॉ जिसको हम लेंजेस लॉ भी बोलते हैं। बच्चों क्या तुम लोग ये बात जानते हो कि मैं तुम लोगों से एक बात डिस्कस कर चुका हूं पहले भी। आप मुझे बताइए, जब भी किसी कॉइल की मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, अब मैं मैग्नेटिक फील्ड ना बोल के क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होने का मतलब किसका चेंज होने वाला, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई, मैंने क्या बोला दोबारा सुनो। मैंने बोला जब कभी भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में बोलो क्या आएगा, चेंज। व्हाट डज मैग्नेटिक फ्लक्स सिग्निफाइज? बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या सिग्निफाई करती है? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ एरिया। अरे रख ले भाई इसको, क्या है दूसरे होती है खाली बोर्ड। तो मेरी बात सुन, प्लीज डिस्टर्ब मत करो, क्लास बोर्ड अच्छे से समझो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, हम ये सब अच्छे से नहीं जानते होंगे ना, तो जो मेरे को मेजर टॉपिक कराना है, मेजर कल नेक्स्ट क्लास में होने वाला है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। एक ही क्लास में करा दूंगा दोनों टॉपिक, उससे अगली क्लास में उसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। लेकिन वो सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन समझ ही नहीं आएगा अगर आपको ये नहीं पता होगा फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos थीटा होता है, लेंजेस लॉ क्या होता है, सेकंड लॉ क्या होता है। जब ये सारी बातें जुड़ी हुई होंगी ना, तब आप देखना कितना बढ़िया समझ में आएगा तुम्हें सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि वो दोनों टॉपिक आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर टॉपिक ही 3 है। एक लॉज है, 2 लॉज जो है, इसको मैं एक ही टॉपिक कंसिडर करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। दूसरा टॉपिक सेल्फ इंडक्शन है, तीसरा टॉपिक आपका म्यूचुअल इंडक्शन। यही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर से। फिक्स 3 चीजें हैं भाई, और बहुत ईजी चैप्टर है। अभी तक कुछ मुश्किल लग रहा है आप लोग मुझे बताइए। अब तक मैंने आप लोगों को बस यही तो बताया कि करंट क्यों इंड्यूस होता है। अब लेंजेस लॉ को वही बताना चाह रहा है, वो सुनो। मैंने क्या बोला, किसी भी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर चेंज आएगा तो वो अपने अंदर बोलो क्या करेगा, एक करंट इंड्यूस करेगा। क्या करेगा बोलो, एक, और वो इस तरीके से करंट इंड्यूस करेगा कि वो अपने अंदर आए हुए मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव को बोलो क्या कर सके, अपोज कर सके। क्या कर सके बोलो, इसी को बोलते हैं लेंजेस लॉ। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, किसी भी कॉइल में आए हुए मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को, जब भी किसी कॉइल में जो मैग्नेटिक फ्लक्स जुड़ा हुआ है, जैसे 3 फील्ड जुड़ी हुई थी, अब वो बदल रही है, 3 से 5 से 6, 5 से 7, 7 से 9 हो रही है। तो जब भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में बदलाव आएगा तो वो कॉइल अपने अंदर एक इंड्यूस करंट पैदा करेगी उस डायरेक्शन में जिससे कि वो इस बदलाव, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के आए हुए बदलाव को बोलो क्या कर सके, रोक सके। ऐसे तो करिए, अरे जब नॉर्थ पास आ रहा था तो इसने जानबूझकर करंट को एंटी क्लॉकवाइज चलाया ताकि बाहर की तरफ फील्ड बने। यही तो लेंजेस लॉ कहना चाह रहा है। लेंजेस लॉ क्या कहना चाह रहा है कि एक कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चेंज आएगा, इट विल इंड्यूस अ करंट इन इटसेल्फ इन सच अ डायरेक्शन दैट विल अपोज द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। जो कि किसको अपोज करेगी बोलो, उस मैग्नेटिक फ्लक्स में आए हुए बदलाव को बोलो क्या करेगी, अपोज करेगी। जब वो दूर जा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड दूर जा रही थी, तो इसने क्या करा जरा बताओ, करंट ऐसे बनाया ताकि उस मैग्नेटिक फील्ड को फिर से वापस उतना ही कर सके, कम ना होने दे मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये फिर क्या करना चाह रही बोलो, मैग्नेटिक फ्लक्स में आए हुए बदलाव को रोकना चाह रही है। जब बढ़ रही थी तो कम करना चाह रही थी, और जब घट रही थी तो उसको वापस से बढ़ाना चाह रही थी।
मतलब उसका काम है कि जो है वो वैसा ही रहे, 3 से 9 ना हो और 9 से 3 ना हो। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो व्हाट डज लेंजिस लॉ मतलब कहना क्या चाह रहा है? सो अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ व्हेनेवर, अब सुनिएगा पूरी शब्द, अकॉर्डिंग टू द लेंजिस लॉ व्हेनेवर there is a change in magnetic flux associated to a coil, whenever there is a change in magnetic flux associated to a coil will induce current in itself in such a direction so that it can oppose the change in the magnetic flux. नहीं है बात समझ में? जो बोल रहा था मैं हिंदी में हूँ, मैंने आपको इंग्लिश में बोल दी, नहीं आया ना समझ में? इसी को बोलो, क्या बोला गया? लेंजिस लॉ। आप मुझे बताइए ना, जब नॉर्थ पोल पास आ रहा था तो उसने ऐसे ही क्यों मैग्नेटिक फील्ड बनाई, मतलब करंट उसने एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों चलाया? सोचो ना, एंटी क्लॉकवाइज ही। जब ये नॉर्थ इसके पास आ रहा है, पढ़ा ले गया, जब ये नॉर्थ इसके पास आ रहा था तो अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ रही थी ना बच्चों, तो इसने करंट ऐसे क्यों चलाया? ताकि ये बाहर बना सके। यही लेंजिस लॉ है। जब ये दूर जा रही थी मैग्नेट तो अंदर वाली फील्ड कम हो रही थी, तब इसने करंट ऐसे क्यों चलाया था कि अंदर वाली फील्ड वापस से उतनी हो जाए, कम ना हो। समझ में आया? इसी को बोलो, क्या बोलो क्या? लेंजिस लॉ। जो आपने पढ़ा हुआ है उसको बस शब्दों में लिखना है, लेंजिस लॉ आपको पहले से आता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो लिख लें इसको बराबर से। चलिए मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ इसको, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, लिख लो, लिखा करो अपनी कॉपी के अंदर चीजें भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एक बार सब बच्चे को समझ में आया ये या नहीं आया? ये निकल, मेरे को देखो, मेरे को देखो, काट दिया। जरा इसको पढ़ के देखो और इसका मतलब मुझे बताएगा लक्ष्य मात्र। चलो बता दो लक्ष्य। लक्ष्य नहीं बता पाए तो लक्ष्य बताएगा। हाँ हाँ बताओ बताओ। इसके कोई भी मैग्नेट इसके पास में लेके आए तो जो लूप तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनाएगा ना, ये हमेशा तो मैग्नेटिक डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अपोजिट डायरेक्शन तो गलत होगा बिल्कुल, क्योंकि जब वो दूर लेके जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बनाता है। खींचना चाहेगा उसको। तो ये तो बात नहीं बनी, गलत बताया ना, गलत बताया। ये तो कुछ के लिए नजर नहीं आया। तो बताइए अर्ज। देखो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है ना, तो जो कॉइल है वो करंट को ना इंड्यूस करती है, उसको करंट यूज के अगर उसके मतलब जैसे कि नॉर्थ में होता है उसको अपोज करने के लिए करंट करेगी, जैसे नॉर्थ का एंटी क्लॉकवाइज, साउथ जाता है साउथ से क्लॉकवाइज जाएगा, इसे कहते हैं नॉर्थ के अपोजिट मैग्नेटिक मजा नहीं आया। बहुत जी कहते हैं मजा नहीं आया। चलो जैस्मिन आप बताओ। मैंने लेकिन लिखा तो कुछ और ही है, मैंने यही नहीं लिखा, मैं जो लिखा है वो पूछ रहा हूँ बस आपसे। बंसी का बताओ। B4 बंसी का, B4 मैग्नेटिक B4 बच्ची है, B4 सीधा B4 में बताओ। अपनी डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है इसकी? घर की डायरेक्शन है वो इसकी। कुछ अच्छा चल रहा था आगे तक, फिर सब बेकार कर दिया लास्ट में। बहुत भूल रहेगा ना, कोई नहीं बता पा रहा। लवनीत बताओ, बताओ बताओ, आसान सी चीज है। उसको अपोज करता है, लेकिन मैं जो बोर्ड पे लिख के बैठा हूँ ना वो एग्जैक्ट आप कोई नहीं बोल पा रहा है। कौन बिल्कुल वैसे के वैसे बोल सकता है? अनुराग बोल। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है कॉइल के अंदर, तो
जो करंट है इंड्यूस करंट होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के प्लेन के पॉजिटिव नहीं मिला। हाँ भैया दस बता। सर जब भी किसी में कोयल में मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होता है तो कोयल अपने अंदर ही करंट इंड्यूस करती है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अपोज करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। और इसमें और थोड़ा सा अच्छा ऐड कर सकते डायरेक्शन वाली बात, थोड़ा सा ऐड करो। बोले आशीष दोबारा तो समझाइयो। हाँ बता बता बता। मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को ना अभी तक वो वाली सेटिस्फैक्टरी वाली वो फीलिंग नहीं है। सर किसी उसमें से अगर मैग्नेटिक फील्ड कम होगा या ज़्यादा होगा मतलब चेंज हुआ तो उस डायरेक्शन में करंट को यूज कर देगा जो डायरेक्शन उस चेंज को अपोज करेगा। एग्जैक्टली आप यहाँ आप भी यही बोल रहे हैं, आप ये पूरी लाइन नहीं बोल रहे हैं। आपको ये बोलना था जब भी किसी कॉइल के साथ लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें जब भी चेंज आएगा, चाहे वो बढ़ता हुआ चेंज है चाहे घटता हुआ चेंज है, जब भी किसी कॉइल के साथ एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा तो ये कॉइल अपने अंदर एक इंड्यूस करंट बनाएगी उस डायरेक्शन में जो उस बदलाव को अपोज कर सके। अब बदलाव ये है कि अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो ये क्या कैसे उसको रोक सकता है? एंटी क्लॉकवाइज करंट बना के बाहर की तरफ फील्ड बना दी। तो हमने बोला इसने करंट ऐसा बनाया जिससे उसको रोक पाता, तो इसने करंट ऐसा बनाया कि बाहर फील्ड बन जाए, रुक गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जब नॉर्थ दूर जा रहा था तो इसके अंदर वाली फील्ड कम होने लग गई, इसको फिर भी उसको रोकना है कि भाई नहीं कम भी नहीं होनी चाहिए, तो इसने करंट इस बार क्लॉकवाइज चलाया जानबूझ के ताकि वो फील्ड अंदर की तरफ ही बना सके ताकि वो घटे ना फील्ड। तो ये हमेशा अपने अंदर जो करंट इंड्यूस करता है वो उस डायरेक्शन में करता है जो कि अपोज करती है मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव। ये बोलना है आप लोगों को, पढ़ के देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ whenever there is a change in the magnetic flux in the coil is happening, the coil will induce current in itself in a direction which will oppose that change in the magnetic flux. करंट उस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलाव को बोलो क्या कर सके, अपोज कर सके। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्योर? ये था आपका बोलो क्या, अगर फैराडेज का फर्स्ट लॉ बोला जाए तो आपको स्टेटमेंट लिखनी है। दिस इज एक्चुअली लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ बोला जाए तो ऐसे लिखना है। अब फैराडेज का सेकंड लॉ सुनो चलो। फैराडेज का सेकंड लॉ सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप फैराडे बोल रहे हो भाई, कुछ भी बोल रहे हैं। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, बच्चों बोर्ड में प्लीज, सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई है। अब सुनो भाई ये क्या कहता है। अब इसमें एक और चीज ऑब्जर्व करी, इधर भाई। अच्छा एक बात है, जब करंट इंड्यूस हो रहा है तो ईएमएफ भी इंड्यूस हो रहा है। ईएमएफ क्या बच्चों? वोल्टेज। अरे करंट है तभी तो वोल्टेज तो होगी ना। तो मेरी बात को सुनना अच्छे से। इन्होंने एक और चीज ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व किया कि ये मेरे पास गैलोमीटर की कॉइल है, यहाँ पर नॉर्थ है, साउथ है, यहाँ। अरे सुनो भाई ये चीज मैंने अभी तक एक बार भी डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, जिनको लगता हो जिनको आता है। अब एक केस में वो लेके जाते हैं इसको 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और एक केस में लेके जाते हैं 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि दोनों में करंट इंड्यूस होगा बिकॉज मैग्नेट एक्चुअली मूव कर रही है कॉइल की तरफ, तो मूव कर रही है तो करंट तो इसमें भी इंड्यूस होगा, करंट तो इसमें भी इंड्यूस होगा। मेरा बस आप लोगों से सवाल ये है कि किस केस में करंट ज्यादा इंड्यूस होगा? कितना हो लगता है सर नीचे वाले में केस में करंट ज्यादा इंड्यूस होगा सर? एक को लग रहा है शब्द। अच्छा कितना हो लगता है दूसरे पहले वाले केस में से ज्यादा इंड्यूस हो? 5 वाले में ऐसे बच्चों से पाला पड़ा है मेरा। कितनों को लगता है दूसरे में होएगा? 4 बच्चों को। कितनों को लगता है पहले में होएगा? 2 बच्चों को। 6 बच्चों का ऐसा लगता है, बाकी के बैठे हुए 34 बच्चे 35 बच्चे सॉरी सब्जेक्ट कुछ महसूस नहीं कर सकता मैं। सब्जेक्ट को क्या लगता है कि बीमारी है? तो सब बताओ ना, कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? या 6 बजे का रूटीन बना रखा है, जाना है बैठ जाना है, थोड़ी देर सर कुछ बढ़ाएंगे, ठीक है देख दुख के घर चले जाना है, यही हमारा जीवन है। ऐसा कुछ कर रहा है अगर रूटीन अपना? अरे यहाँ आए हो तो कुछ प्रोडक्टिव करके जाओ ना, कि घर जाए तो लगे पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, आज कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर लिया। हम तो बिल्कुल वैसे चिकने खड़े, बिल्कुल पानी डाल लो कितना मर्जी सारा नीचे जाएगा, रुकेगा कुछ नहीं। चलो तो कितने बच्चों को लगता है कि सेकंड वाले केस के अंदर जो करंट है वो ज्यादा इंड्यूस होगा? सेकंड केस अब सब बच्चे फर्स्ट या सेकंड में से जरूर हाथ खड़ा करना, किसी में नहीं तो किसी में नहीं करा तो हाथ तोड़ दूंगा। सेकंड केस में बहुत बच्चे सबके हाथ खड़े हो गए, जब से हाथ तोड़ने की बात करते हैं ना हाथ खड़े। अच्छा फर्स्ट में कितना लगता है? फर्स्ट लगता है 2-3 बच्चों। चलो ठीक है, चलो मेजॉरिटी सही तरफ जा रही है वैसे। हाँ
ये सेम मैग्नेट है सेम मैग्नेट है। सर, पर एक टाइम पे दोनों मैग्नेटिक पास में तो पहुंच जाएंगे, उसमें बराबर करंट नहीं, वो अलग सिचुएशन है, अलग सिचुएशन है, अलग अलग रखी हुई है। अब आपको लगता है कि सेकंड केस में जो इंड्यूस करंट है वो ज्यादा होगा, कौन बच्चा क्लास में एक्सप्लेन कर सकता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? ईशब बोलो। बहुत अच्छे, रेट ऑफ चेंज जल्दी होगा तो क्या होगा उससे? करंट ज्यादा बनाना पड़ेगा। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, कोई और मतलब और अच्छे से एक्सप्लेन करेगा? आप बोलो सचिन। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो हाँ हाँ, सही जा रहा है, सही जा रहा है। वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड्स ज्यादा तेजी से एंट्री लेंगे। और बोलो, मैं आगे बोल। रोकने के लिए ज्यादा करंट बनाना पड़ेगा। ज्यादा करंट बनाना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात बोली इसने। आप देखें ना कौन बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है, 8 वाला या 8 मीटर पर सेकंड, तो जितनी तेजी से उसमें फील्ड अंदर जा रही है उसमें 3 से 5, 5 से 7 होंगे, ये एकदम से 3 से 6 चीज से 9 होगा। बोलो, ये बहुत तेजी से अपनी अंदर वाली फील्ड को बढ़ा रहे हैं। अगर इसके अंदर बच्चों इधर इसके अंदर जाने वाली फील्ड तेजी से बढ़ रही है, ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, तो उसको रोकने के लिए भी स्ट्रॉन्ग फील्ड चाहिए, और रोकने के लिए भी कैसी फील्ड चाहिए? बोलो स्ट्रॉन्ग। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड बनानी तो करंट भी कैसा बनाना पड़ेगा? बोलो ज्यादा इंड्यूस करना पड़ेगा। यही है फैराडेज का सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई। वो कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ द करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल, द इंड्यूस्ड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द कॉइल। कितना करंट इंड्यूस होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके अंदर आया हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव कितने तेजी से हो रहा है। अगर ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स का बदलाव हो रहा है तो करंट ज्यादा बनेगा। क्यों ज्यादा बनेगा? क्योंकि अगर ज्यादा तेजी से मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर दाखिल होने लगी है, उसको रोकने के लिए इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनानी पड़ेगी। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए करंट भी ज्यादा बनाना पड़ेगा। श्रेष्ठ नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही बात समझ में? आसान है, मुश्किल कहाँ है भाई? रचित नहीं आ रहा समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? लिख लो इसको भी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the induced EMF or induced current in a coil is directly proportional to the बच्चों एक बार पढ़ो, बस भाई बोर्ड पे कहते हैं इस लॉ के अकॉर्डिंग द इंड्यूस ईएमएफ क्या? अरे वही जो उसमें इंडक्शन हुआ है, उससे जो करंट बना है, उससे जो वोल्टेज बनी है, उसको बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस करंट। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ और द इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स इन कॉइल। कितना तेजी से उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है ना, उसके ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारा कितना करंट इंड्यूस होगा, कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा। अगर इसमें आप लोग बोलेंगे जो मेरा करंट इंड्यूस हुआ 5 एम्पीयर का हुआ, तो इसमें थोड़ा कम ही होगा। बोलो इसमें कम क्यों हो रहा है बताओ जरा सर? क्योंकि इसमें जो फील्ड का चेंज आ रहा है अंदर जाते हुए थोड़ा कम आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, और धीरे धीरे चेंज आ रहा है तो उसका मतलब उसको रोकने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं चाहिए, वीक फील्ड चाहिए, और वीक फील्ड चाहिए तो करंट भी कैसा चाहिए? और कम इंड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर कोई बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो अंदर जाने वाली फील्ड बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग फील्ड बनानी पड़ेगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग करंट यानी ज्यादा करंट बनाना पड़ेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आपके इस केस में करंट ज्यादा होगा। पढ़ के देखो सब बच्चे पढ़ो इसको, आते हैं घर वालों उसको पढ़ो जल्दी से। पहला लॉ किस बारे में बता रहा है? फर्स्ट लॉ एक्चुअली टेल्स अबाउट द हर्षित, फर्स्ट लॉ एक्चुअली टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, द सेकंड लॉ टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। नहीं है बात समझिए? पहला वाला सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है और दूसरा वाला मैग्नीट्यूड वाला है। पहला बता रहा है कि किस दिशा में करंट इंड्यूस होगा, किस दिशा में करंट बोलो क्या होगा? इंड्यूस होगा। दूसरा वाला बताता है कितना करंट इंड्यूस होगा। सर उतना करंट इंड्यूस होगा जितना तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या आएगा? बोलो चेंज आएगा। क्लियर हो गया? अब इसका फॉर्मूला समझिए बच्चों, क्लास इधर क्योंकि वो डायरेक्शन वाली इधर फॉर्मूला बनेगा। सो मैं बोल सकता हूं ये ई बोलो अगर क्या है? बोलो इंड्यूस ईएमएफ। तो जो ये ई है ना नितिन, इंड्यूस ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होगा? बोलो dt क्या? बोलो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को कैसे लिखूं? किसी भी चीज के रेट ऑफ चेंज को कैसे लिखते हो? बोलो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अरे फ्लक्स का चेंज है तो चेंज माने बोलो क्या? d फाई। अरे d माने डेल्टा, स्मॉल चेंज है तो d लिख दिया, तो d फाई मतलब चेंज इन द फ्लक्स।
विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द टाइम। यही हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, इस समय के सब फ्लक्स में कितना चेंज आ रहा है। जितना ज्यादा चेंज आ रहा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, उतना ज्यादा ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि जो हमारे ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होता है, जो मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को वो लोग क्या कर सके, रोक सके। नहीं है बात समझे? दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैं लिख देता हूं, नहीं आ रहा ना तुम लोगों को कुछ भी? दिस नेगेटिव साइन किसी बच्चे को दिक्कत है तो मुझे आगे बोलो भाई, जल्दी से जल्दी बोलो। अरे बोलो भाई, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। पढ़े तो इसको 2 मिनट उसको जल्दी से जल्दी पढ़ो। Clear दोनों? First law actually tells about the direction of the induced current, in which direction the current is induced. Second law actually tells about the magnitude of the induced current, कि कितना current induce होगा, तो कितना होगा बोलो, या EMF कितना induce होगा बोलो, जितना फ्लक्स में चेंज होगा with respect to बोलो क्या, टाइम, the rate of change of flux। अच्छा अब कहीं से करंट तो नहीं लिखा आप लोगों ने यहाँ पर, तो कोई नहीं ना, देखो जरा यहाँ पर ध्यान से देखना, E को बोलो क्या लिख सकता हूँ, I into R। अरे यार वोल्टेज क्या होती है, I into जितना इंड्यूस करंट होगा इनटू जितना रेजिस्टेंस होगा, बोलो कितना आ जाएगा, माइनस का d5 में क्या बोलो dt, और मैं यहाँ से बोलो I को कितना लिख सकता हूँ 1 में R। सही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सही है? तो ये फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं, इसको जब इस्तेमाल करना होगा तब मैं करूंगा माइनस का 1/r d5 माइनस e बाय r भी। अरे वो ठीक है, ऐसे तो लिखेगा I को 1/r, e/r बोलना चाह रहे हो क्यों? d5 पे dt तो भैया, अरे तो वो तो तूने फिर e इक्वल टू IR लिख दिया, समझ में आ गया? ये भी यही कहना चाह रहा है, बोलो क्या, अरे जितना फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा बोलो करंट क्या होगा, इंड्यूस। लेकिन अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो कम करंट बनेगा, क्योंकि वो इनवर्स रिलेशन में आ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आई बात समझ में भाई? क्लियर है? एक क्वेश्चन करना, एक क्वेश्चन करेंगे, इसमें आप लोगों को बताना है व्हाट विल बी द लगी से कर दी This coil is entering in that magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एंटर कर रही है। आपको 3 सूरत हाल में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है। एक बार जब ये दाखिल हो रही है इसके अंदर, एक बार जब ये बीच में रहेगी इसके, और एक बार जब ये बाहर निकल जाएगी इससे, ये चलती भी जाएगी इसके अंदर से, इसके अंदर चलती भी जाएगी। दिमाग लगाओ,
क्वेश्चन क्या समझ में आ गया? What will be the direction of the induced current in the coil when the coil enters in the magnetic field, and when inside the magnetic field, and when goes out of the magnetic field? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछो, बाहर की तरफ करंट करंट का क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज शुरू में एंट्री लेते वक्त कितनों को लगता है कि क्लॉकवाइज करंट चलेगा? कितनों को लगता है क्लॉकवाइज करंट चलेगा? जल्दी से कितनों को लगता है एंटी क्लॉकवाइज करंट है? आधे आधे बच्चे बड़े बड़े, एंटी को थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एंटी क्लॉकवाइज वाले बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, आप लोग रिपोर्ट में देखें सब बच्चे बहुत अच्छा। अब सुनो भाई, क्लास 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 बोर्ड पे देखिए, जब ये कॉइल अंदर जा रही है तो मुझे तुम ये बताओ ना, जब ये अंदर जाएगी, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ की तरफ है, अंदर या बाहर? अंदर। अंदर क्रॉस का मतलब अंदर होता है। क्लास इधर भाई प्लीज, जब ये कॉइल अंदर की तरफ जाएगी तनिष, तो इस कॉइल के अंदर जाने वाली फील्ड बढ़ेगी। क्यों भाई? क्योंकि एक टाइम पे ऐसी होगी, फिर एक टाइम में थोड़ी और अंदर चली जाएगी, तो ज्यादा फील्ड इसके अंदर जाने लगेंगी। समझो तो सही। अरे जितना ये अंदर जाएगी, उसके अंदर जाने वाली फील्ड्स की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब आप बताओ कॉइल को प्रॉब्लम किस बात से? जिस भी डायरेक्शन में फील्ड बढ़ रही है उसको काटता है एक तरीके से। तो अगर अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो ये पहले शुरू में कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, इसको करंट चलाना पड़ेगा ऐसा। ऐसा चलाने का मतलब है डीसीबी या एडीसीबी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। कैसा बोलो? तो जब ये एंट्री ले रही है अंदर, तो इसके अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है, और जब अंदर वाली फील्ड बढ़ रही है तो ये कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज फाइन और नॉट? नहीं आ रहा समझ में? तो जब ये एंट्री ले रही है, बोलो डायरेक्शन ना, बोलो क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। जब ये अंदर चलती रहेगी तब बताओ क्या है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा जब ये अंदर चल रही होगी बच्चों। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल भाई। क्यों करंट इंड्यूस नहीं होगा जरा बताओ? क्योंकि सर जब ये अंदर चल रही है ना, जब ये इस पोजीशन पे है, थोड़ी देर इस पोजीशन पे है, थोड़ी देर इस पोजीशन पे है, जब ये इन पोजीशंस पे है, तो अगर इसमें मान लो कि 20 फील्ड जा चुकी है, अंदर पूरी घुस गई जब ये, तो कितनी फील्ड जा चुकी है? 20। अभी अंदर जब तक चल रही है 20 ही रहेगी ना, क्योंकि ये फील्ड यूनिफॉर्म है। कैसे फील्ड है बताओ? हर जगह से किसी क्राउडिंग है। तो अगर एक बार शुरू में 0 से 20 बढ़ी अंदर, क्योंकि शुरू में जब एंट्री लेगी तब तो अंदर वाली फील्ड बढ़ेगी, तब ये रोकने के लिए कहां फील्ड बनाएगा? बोलो बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ फील्ड बनाएगा तो करंट चलाएगा एंटी क्लॉकवाइज। बट जैसे ही वो 20 फील्ड सेटअप होंगे, फिर से पोजीशन बंद कर देगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा होगा। चेंज नहीं हो रहा होगा तो थोड़ी देर बीच में करंट कितना बनेगा? 0 करंट बनेगा। एग्री और नॉट? द गैल्वेनोमीटर विल रीड 0 करंट। बट अब बताओ जब बाहर जाएगी तो क्या होगा? और जब बाहर जाएगी तो अंदर वाली फील्ड फिर से घटने लगेंगी, 20 से 15, 15 से 10। तो अंदर वाली फील्ड घटेगी तो ये किस डायरेक्शन में बनाएगा फील्ड? बोलो अंदर की तरफ ही बनाएगा। अरे ये समझ में नहीं आता सर। अगर अंदर वाली फील्ड घटेगी तो ये फील्ड कहाँ बनाएगा? अंदर की तरफ ही बनाएगा ना? नहीं आ रहा समझ? और अंदर की तरफ फील्ड बनाने के लिए करंट कैसे चलाएगा? क्लॉकवाइज। कैसे बोलो? पहले कैसा था बोलो भाई? बहुत सिंपल सा फंडा है, अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, थोड़ी भी चीज सोच रहे हैं तो कुछ भी नहीं है जो इंडक्शन का लॉ है। जब अंदर एंट्री ले रहा था तो अंदर वाली फील्ड बढ़ने लगी, अंदर वाली फील्ड बढ़ी तो रोके कैसे? बोलो बाहर की तरफ बनाएगा। और बाहर की तरफ बनाने के लिए करंट एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। फिर जब बीच में चला तो कांस्टेंट फील्ड होगी भी है, नहीं आ रहा कोई चेंज, तो करंट कितना बनेगा? 0 बनेगा। लेकिन जब ये बाहर निकलने लगी तो अंदर वाली फील्ड ही कम हो जाएंगी, कम होने लगेंगी, तो ये अंदर ही बनाएगा। करेक्ट, अंदर ही क्यों बनाएगा? अरे अंदर वाली फील्ड कम हो रही है, इसको तो मतलब चेंज ना होना, इसको तो ऐसा मतलब कि 20 से 15, 9, 15 से वापस 20 ही हो जाए। तो जब अंदर वाली फील्ड कम हो रही है तो कहां की तरफ बनाता है? अंदर ही बनाता है, उसी की डायरेक्शन में बनाता है। तो कभी भी ये मत कहना कि हमारी कॉइल ना हमेशा जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट बनाता है, ऐसा मत कहना। आपको पता है अंदर की तरफ फील्ड है, ये अंदर की तरफ भी बनाएगा। कब बोलो? जब ये बाहर निकल रही होगी तो कहां की तरफ फील्ड बनाएगा? अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जब ये बाहर निकल रही है तो अंदर वाली फील्ड लाइंस बोलो क्या होने लगी? कम होने लगी। नहीं आ रहा समझ में? तो अंदर की तरफ बनाएगा तो करंट कैसे चलाएगा? क्लॉकवाइज। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे बताओ भाई। क्लियर हो रहा है? सबको क्लियर हो गया? रचित नहीं है समझ में? तो पहले बोलो एंट्री के वक्त पे बोलो कैसा है? एंट्री के वक्त पे है एंटी क्लॉकवाइज। इनसाइड बोलो कितना है? बोलो नो करंट। आउटसाइड के मतलब गोज आउटसाइड, बोलो कितना आएगा? कोई दिक्कत है? एक और सवाल मेरे पास है बड़ा अच्छा सा, ये लास्ट है। अब मुझे बताओ जरा,
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कितने बच्चे सोच पाएंगे इसको बहुत बड़े तरीके से। वो तो हो गया बोलो किसको समझाने के लिए, फैराडेज का फर्स्ट लॉ समझाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ में ये डायरेक्शन सिखाई गई थी कि उस डायरेक्शन में बनाएगा जिससे वो अपने अंदर आएगा बदलाव को बोलो क्या कर सके, रोक सके। तो डायरेक्शन को समझाने के लिए पहला लॉ हो गया, मतलब पहला वाला लॉ इससे समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन समझना बहुत शानदार क्वेश्चन है। आपसे बोलता है इन विच केस द इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF इन कॉइल is constant and in which case induced EMF is varying। किस केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट EMF इंड्यूस होगा। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब आगे चलाते वक्त ऐसे चला रहे हैं कि अगर इसको 5 मीटर पर सेकंड से चला रहे हो तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलाते रहेंगे। तो आपसे ये बोला गया किस केस में जो कॉइल में EMF इंड्यूस होगी या जो करंट इंड्यूस होगा वो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर एक बार 5 एम्पीयर करंट इंड्यूस होगा तो 5 का ही चलता रहेगा अंदर जाने तक, फिर तो 0 हो जाएगा। लेकिन अंदर एंट्री करते तक 5 का इंड्यूस हो तो 5 का ही रहेगा। किस केस में आपको ऐसा लगता है कि जो इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट है वो एक जैसा रहेगा जब तक इंड्यूस होगा, और किस केस में आपको लगता है कि घटता बढ़ता रहेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाओ। चलिए कितनों को ऐसा लगता है कि जो कांस्टेंट करंट है वो स्क्वायर के केस में होगा? सर स्क्वायर के केस में सर कांस्टेंट करंट इंड्यूस होगा या कांस्टेंट EMF इंड्यूस होगा। और कितना को ऐसा लगता है कि सर्कल के केस में होगा? फिर हाथ उठाओ मेरे को, फिर वही देखिए कुछ ही बच्चों ने हाथ खड़े करे। फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, नहीं दिखे मेरे को किसी का हाथ उठाऊंगा। मैंने बोला कि कितनों के केस में, मतलब कितनों को ऐसा लगता है कि स्क्वायर के केस में कांस्टेंट करंट इंड्यूस होगा? स्क्वायर के केस में एकदम बढ़ जाता है। और कितना को ऐसा सर्कल के केस में होगा? सर्कल के केस में अबे अच्छा किसी को बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि स्क्वायर के केस में आपको क्यों लगता है? मेजॉरिटी फेवर कर रही है स्क्वायर को, बताओ। बहुत अच्छे। एक बात सुने भाई, क्लास बोर्ड पे आप एक बात हो, आपने EMF इंड्यूस क्या पढ़ा फॉर्मूला से बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। बच्चों प्लीज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस EMF इन द कॉइल, इंड्यूस करंट इन द कॉइल। यार आप मुझे एक बात बताओ, जब ये स्क्वायर अंदर जाएगा कांस्टेंट स्पीड से, तो जो इसमें फ्लक्स का चेंज आएगा, इंपॉर्टेंट है, फ्लक्स का चेंज आएगा कुछ समय में, वो एक जैसा आता रहेगा बार बार। कैसे? जब ये एंट्री लेगा, मान लो इसका इतना पोर्शन एंटर हुआ, इतना पोर्शन एंटर हुआ, जैसे इसका 1 सेकंड में इतना पोर्शन एंटर हुआ, 10 फीट एंटर करेगी। कितनी फीट एंटर करेगी बोलो? 10। फिर दोबारा 1 सेकंड में इतना ही एंटर हुआ तो बोलो कितनी फीट एंटर करेगी? 10। फिर दोबारा 1 सेकंड में इतना एंटर हुआ, कितनी करेगी? 10। फिर 1 सेकंड में इतना हुआ, कितनी करेगी? 10। तो हर 1 सेकंड में 10 फील्ड इसमें बढ़ रही है, और फिक्स नंबर ऑफ फील्ड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? क्योंकि इसका एरिया फिक्स होता है। एरिया बोलो कैसा होता है? फिक्स। फिक्स कैसे मैं समझाता हूं आपको। एक बार इसको, एक बार स्क्वायर सर्कल को एक बार बेसिकली इसके अंदर एंट्री करा के देखो। बस सर्कल को एंट्री कराओ। जब शुरू में एंट्री कराओगे तो 1 सेकंड में इसका इतना हिस्सा एंटर करेगा, तब मान लो फील्ड बढ़ी सिर्फ 7। कितनी बड़ी बोलो? लेकिन जब अगले 1 सेकंड की बात आए तो भैया फील्ड थोड़ी सी ज्यादा जाएंगी इसके अंदर। बोलो 7 की बजाय कितनी जाएंगी? बोलो हो सकता है 10 जाए। कितनी जाए बोलो? और अगले 1 सेकंड में जो फील्ड इसके अंदर से जाएंगी, थोड़ा एरिया बढ़ गया हो। जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स भी तो बढ़ेगा ना? अरे नहीं यार समझे, अब हो सकता है 12 फील्ड जाए। अब जितना ज्यादा फ्लक्स बढ़ रहा है समय के साथ, पहले 1 सेकंड में सिर्फ 5 फील्ड एंटर करी थी, 7 करी थी, अगले 1 सेकंड में 10 फील्ड एंटर करा, अगले 1 सेकंड के अंदर 12 फील्ड एंटर करा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ता जा रहा है। तो EMF बोलो क्या होगा? बढ़ेगा। EMF क्या होगा? अरे समझ नहीं आ रहा। फिर लेकिन क्या होगा? फिर दोबारा से क्या होगा? कम फील्ड जाने लगेंगे 1 सेकंड में, फिर दोबारा से कम फील्ड जाने लगेंगी। मतलब मुद्दा ये है कि जिस समय आप स्क्वायर को एंट्री दिलवा रहे हैं, तो जो फ्लक्स का चेंज हर सेकंड में आएगा वो कैसा आएगा? एक जैसा आएगा, बिकॉज उसका स्ट्रक्चर बड़ा सिमेट्रिकल है। हर बार जो फील्ड एंट्री लेंगी 1 सेकंड में अगर 10 बढ़ रही है तो अगले 1 सेकंड में 10 ही बढ़ेंगी, उससे अगले सेकंड में 10 ही बढ़ेंगी, बिकॉज एरिया एक जैसा बढ़ता है उसका। लेकिन इसका एरिया शुरू में कम बढ़ता है। देखो ना, एंट्री करा के देखो ना, शुरू के 1 सेकंड में सिर्फ इतने में फील्ड बढ़ेगी, अगले में इतने में फील्ड बढ़ेगी, अगले में इतने में फील्ड बढ़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो किस केस में फ्लक्स का जो चेंज आ रहा है समय के साथ वो एक जैसा नहीं आ रहा, एक जैसा नहीं आ रहा फ्लक्स का चेंज। किसमें? सर्कल के केस में। और जब फ्लक्स का चेंज एक जैसा नहीं है तो EMF भी एक जैसा, तो EMF थोड़ी शुरू में बढ़ता हुआ EMF बनेगा, फिर घट जाएगा इस केस में, और इस केस में कांस्टेंट EMF बनेगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा? हो गया कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं आ रही बात समझ में? अरे इस तरह के क्वेश्चन हमें बहुत सारे करने हैं। जब हम पूरा सिलेबस कर लेंगे तो हम ऐसे बहुत क्वेश्चंस बनाएंगे चैप्टर से। अब मेरी बात सुनो, क्लास कितनों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ। इसका आंसर बोलो क्या है?
कांस्टेंट ईएमएफ किस केस में बनेगी? हाँ भाई, ऋषभ नहीं आया ना समझ में? तनिष किधर भाई बॉयज? कार्तिक नहीं आया समझ में? अच्छा तो पहला वाला लोग किससे, मतलब पहला वाला क्वेश्चन किस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा था? फर्स्ट लॉ और सेकंड वाला किसको? सेकंड को, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा होगा उसमें ईएमएफ इंड्यूस भी कैसा होगा? ज्यादा होगा। सर इसमें एक जैसा रेट ऑफ चेंज होता है, इसमें कांस्टेंट ईएमएफ इंड्यूस होता है। बट इस केस में शुरू में फ्लक्स थोड़ा कम एंट्री लेता है, बाद में थोड़ा ज्यादा एंट्री लेता है, बाद में फिर दोबारा कम होने लगता है। क्या पता सीबीएसई इस बार ऐसा क्वेश्चन बोल दे कि जब सर्कल को हम एंट्री दिलवा रहे हैं तो बताइए जरा कि जो ईएमएफ का वेरिएशन है वो कैसे हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे? शुरू में ईएमएफ बढ़ेगा, थोड़ी देर तक ईएमएफ क्या होगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा बोलो? क्योंकि फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो बढ़ता हुआ आ रहा है। क्योंकि पहले 5 फील्ड एंटर करी, फिर 7 फील्ड एंटर करी, फिर 9 फील्ड एंटर करी, लेकिन फिर दोबारा से कितनी करेंगे बोलो? 7, फिर 5 और फिर 3। नहीं आ रही बात समझ में? अरे कम हो जाएंगे ना फिर से। समझ नहीं आ रहा पक्का? तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मेरा स्क्वायर एंट्री लेता है तो एक जैसा कांस्टेंट ईएमएफ बनता है। क्या पता वो ग्राफ बनाने को बोल दे कि कांस्टेंट ईएमएफ बनता है जब मेरा स्क्वायर एंट्री लेता है। ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये गारंटी है, क्योंकि फ्लक्स में तो चेंज आएगा जब स्क्वायर एंट्री लेगा। तो ईएमएफ तो इंड्यूस होगा, लेकिन ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगा? कांस्टेंट, क्योंकि फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है समय के साथ वो भी कैसा आ रहा है? कांस्टेंट। लेकिन सर बार बार आपको बात ये वाली बोल रहा हूं मैं, इस केस में जो चेंज आ रहा है शुरू में कम आएगा, फिर धीरे धीरे चेंज बढ़ेगा और वापस से चेंज बोलो क्या होगा? घटेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो शुरू में जब चेंज बढ़ेगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, ईएमएफ बढ़ेगा, फिर बोलो ईएमएफ क्या होगा? घटेगा। चिंता मत करिए, मैं ग्राफ सुना दूंगा इसके, लेकिन आप लोग मुझे बस ये बताओ क्वेश्चन समझ में आ गए कि नहीं आ गए? दोनों लॉज आप लोगों को समझ में आ गए कि नहीं आ गए? क्या ये आपको ये वाला फ्लक्स का फॉर्मूला समझ में आ गया था? अब एक बात सुन लीजिए, परसों की क्लास में कोई बच्चा बोल के भी छुट्टी मत करना, क्योंकि मैंने आपको बोला है इस चैप्टर के 2 ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्लास वो होने वाले हैं और चाहते हो ना कि आपका वो मजबूत टॉपिक हो जाए, फर्स्ट टर्म में जो पेपर में फाइनल में है वो हो जाए, तो भैया इतना पढ़ के आना जितना कराए। ठीक है, आगे मिलते हैं नेक्स्ट में। कल नोमेनक्लेचर का टेस्ट से पढ़ के आना। पीडीएफ भेज देना सर, वीडियो से होता नहीं है।